गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 11th क्लास की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय तीसरे के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। हमने निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में हमने चर्चा की कि जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, परंतु संविधान निर्माताओं ने उस व्यवस्था को नहीं अपनाया। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि उसके अंदर केवल उसी समुदाय को वोट देने का अधिकार मिलता था जिस समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित की गई है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की नज़र में जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो देश के उद्देश्यों को पूरे करने वाली नहीं थी। इस कारण से हमने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था को हमारे संविधान के अंदर अपनाया, जिससे अनुसूचित जाति जनजातियों और अगड़े जो पिछड़े जो वर्ग हैं जिनकी संख्या कम है, जिन समुदाय की संख्या कम है, उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। उन सीटों के ऊपर केवल उसी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं वही प्रत्याशी के तौर पे चुन के आएंगे, परंतु उन प्रत्याशी को वोट देने का अधिकार है वो उस क्षेत्र के संपूर्ण प्रत्याशी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए ही हमने हमारे संविधान के अंतर्गत किस व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था को हमने अपनाया है। अब बात यह है कि ये निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कैसे होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आप। और यह कौन तय करेगा कि ये निर्वाचन क्षेत्र इस समुदाय के लिए ये सीटें आरक्षित की गई, इनको कौन करेगा, साथ में किस आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। तो कौन से इसके अंदर जो अभी हम निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में चर्चा करेंगे, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे। यह कौन तय करता है? यह कौन तय करता है? किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है? किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है? इन तीनों बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित के निर्वाचन जो क्षेत्र है उनको आरक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा। यह कौन तय करता है कि ये आरक्षित क्षेत्र है, इसको तय कौन करेगा, और किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि ये क्षेत्र इनके लिए रिजर्वेशन श्रेणी में आता है या आरक्षित की श्रेणी में ये क्षेत्र आता है, ये कौन तय करेगा। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन तीनों का निर्णय, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है। इन तीनों के बारे में, तीनों बिंदुओं के बारे में यह निर्णय, जो ये निर्णय है तीनों के तीनों, यह निर्णय एक स्वतंत्र, यह निर्णय एक स्वतंत्र, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा, स्वतंत्र, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे इस स्वतंत्र संस्था को क्या कहते हैं, लिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं, जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है।
परिसीमन आयोग। अब अपन चर्चा करेंगे परिसीमन आयोग के द्वारा कि परिसीमन आयोग क्या है, इसका गठन कौन करता है, ये किस प्रकार से काम करता है, किसके साथ मिलकर काम करता है परिसीमन आयोग, तीनों को कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है, यह किस आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है, ये सारे काम कौन करेगा। एक स्वतंत्र संस्था होती है, उस संस्था का नाम है परिसीमन आयोग। ये देखिए परिसीमन आयोग का आ जाता है इन तीनों बातों के अंतर्गत जो निर्णय लेने का। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के काम करता है कि जो आरक्षित जो क्षेत्र होंगे, जो क्षेत्रों का आरक्षण करेगा, वो सारा काम कौन करता है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। और परिसीमन आयोग किसके साथ, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम करता है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया गया है। इसके परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या है, गठन करने के पीछे कि किस बात को लेकर के परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, क्या इसलिए किया गया है कि इसका उद्देश्य, इसका एक ही काम है, पूरे देश के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने का। कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उन सीमाओं को खींचने का कार्य किसका है, परिसीमन आयोग। तो इसके अंदर परिसीमन आयोग का सबसे पहले गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर है परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। अब आता है परिसीमन आयोग का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या है परिसीमन आयोग का। पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से किसका, परिसीमन आयोग का क्या किया गया है, परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया है। अब बात आती है हमारी कि परिसीमन के, देखो परिसीमन आयोग ये काम करेगा, निश्चित निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित करेगा। इसके बाद में परिसीमन आयोग प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। परिसीमन आयोग कैसे काम करता है, प्रत्येक क्षेत्र में जो परिसीमन आयोग गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के काम करता है और उद्देश्य पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से
इसका गठन किया गया है। और देखो परिसीमन के बाद में अपन चर्चा कर रहे थे, परिसीमन के बाद में परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की, परिसीमन आयोग क्या करता है, सबसे पहले परिसीमन करेगा, परिसीमन के बाद में जो परिसीमन के बाद में क्या करेगा, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन आयोग जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जनसंख्या की संरचना देखता है। क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्र कि परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। फिर काम कैसे करता है, देखो जनसंख्या की संरचना देखेगा, स्ट्रक्चर देखेगा जनसंख्या के बारे में कि उसकी जनसंख्या उस जो उत्पीड़क वर्ग है या SC ST अनुसूचित जाति जनजाति है जो भी, उसकी जनसंख्या वहाँ पे सारे आंकड़े देखेगा कि किस समुदाय की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, किस समुदाय की बहुत कम जनसंख्या, कौन सा वर्ग ज़्यादा है, कौन सा वर्ग कम है, ये सारी बातें देखता है। फिर जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्या करता है, जो परिसीमन आयोग जिन निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आयोग जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है, उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र अपना काम करता है। किस प्रकार से काम करता है, तो देखिए जो परिसीमन आयोग है इसका गठन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग को लाने के पीछे सारे तय कौन करता है, परिसीमन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हासिल हुई है, कौन तय करता है, किस आधार पर एक स्वतंत्र संस्था होती है, उस स्वतंत्र संस्था का नाम क्या है, परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा, परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम करता है। उद्देश्य क्या होता है परिसीमन आयोग को लाने के पीछे, कि पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। और ये काम कैसे करता है, परिसीमन आयोग क्या करता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना को सबसे पहले देखेगा, और जिस सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है जहाँ पर देखो परिसीमन आयोग जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए आरक्षित सीटें कर दी जाती हैं, वो सीट रिजर्व कर देता है अनुसूचित जनजाति के लिए। ये काम कौन करता है, परिसीमन आयोग। एक तो देखो परिसीमन आयोग दो बातों को ध्यान में रखता है भाई, कौन कौन सी दो बातें, कि एक तो देखो आयोग उस निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र उसी सीट को निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनता है जिसके अंदर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा होती है। पहली बात तो इसको ध्यान में रखता है। और दूसरी है जिसके अंदर जो इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देता है। साथ ही साथ में तो जब कभी भी परिसीमन का काम होता है इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन भी कर देता है।
और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में देखो साथ ही साथ में परिसीमन के अलावा भी और भी देखो कुछ हमारे यहाँ पर आवाज़ उठ रही है, जिसके अंतर्गत चाहे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की मांग है कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, उसकी मांग भी हमारे यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मांग उठ रही है। और आरक्षण की जोरदार मांग उठ रही है कि इनके लिए भी जो महिलाएं हैं इनके लिए भी लोकसभा में या राज्यसभा में इनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाएं, इनके लिए निश्चित सीटें होनी चाहिए कि इनके ऊपर महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व या महिलाओं को ही चुनाव लड़ने का वो सीटें, उन सीटों के ऊपर केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सके, ये मांगे उठ रही है। कहाँ पर? लोकसभा के लिए और राज्य की विधानसभाओं के लिए मांग उठ रही है कि यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में, क्योंकि जो प्रतिनिधि जो संस्थाएं हमारी चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, इन संस्थाओं के अंदर महिलाएं बहुत ही कम संख्या में पहुंच रही हैं या महिलाओं की बहुत ही कम संख्या में महिलाएं चुनी जाती हैं। इसके लिए 1/3 सीटें, और इसके लिए क्या मांग उठ रही है कि महिलाओं के लिए लोकसभा हो चाहे राज्य जो अपनी राज्य विधानसभा हो, उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व करने की बात चल रही है? 1/3 सीटें, 33% सीटें रिजर्व करने की बात चल रही है कि मान लो 100 सीटें, उनमें से 33 सीटें किसके लिए रिजर्व रहेंगी? महिलाओं के लिए। ये मांग चल रही है, नहीं कि इसको स्वीकार कर लिया गया, अभी मांग ही चल रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, जबकि देखो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षित नहीं की है अभी महिलाओं के लिए, परंतु शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण गाँव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण शासन है, जो शहरी शासन है, उसके अंदर महिलाओं के लिए निश्चित सीटें आरक्षित कर दी गई। उन सीटों के ऊपर केवल महिलाएं ही जो प्रत्याशी के तौर पे चुनकर आएंगी, वो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, उसके ऊपर महिला प्रत्याशी का ही चुनाव किया जाएगा। इसके लिए देखें हमारे को लोकसभा और विधानसभा में जो इनके लिए महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए कई बार लोकसभा में संशोधन प्रस्ताव लाया भी जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पारित नहीं हुआ है कि महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें हों। इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखो भारत की आबादी में मुसलमान 14.2% है। भारत की जो आबादी है उसके अंदर मुसलमानों की संख्या कितनी है भाई? भारत की आबादी में मुसलमान की आबादी कितनी है? 14.2% है। कितनी है? 14.2% है। किनकी? मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14.2% है। लेकिन देखिए लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या, लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या मुसलमान सांसदों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? लगभग देखो हम कह सकते हैं लगभग 6% से थोड़ा कम। कितना? लगभग 6% के आसपास है। 6% से ज़्यादा नहीं, 6% से कम। जो लोकसभा के 543 सीटों के लिए चुनाव होता है उसके अंदर कितनी? 6% के आसपास ये किसकी जो मुस्लिम जो समुदाय है इसके सांसदों की संख्या कितनी है? 6% के आसपास या 6% से कम, जबकि इनकी आबादी का प्रतिशत कितना है? 14.2% है। तो इसी प्रकार से यही स्थिति जो अधिकांश राज्य की विधानसभाओं में भी हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की चुनाव प्रतिनिधित्व के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, और उस आरक्षण की व्यवस्था के अंदर यह आरक्षण कौन करेगा, कौन सी संस्था करेगी? जो परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग कैसा है? एक स्वतंत्र संस्था है, और ये स्वतंत्र संस्था क्या करेगी? पूरे देश के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग का जो निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की संरचना को देखते हुए परिसीमन आयोग क्या करता है?
जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूची विशेष तौर से पहले इस बात पे ध्यान रखता है कि जिस अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र के अंदर है वो सीट किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। साथ ही साथ में महिलाओं के लिए भी हमारे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में इनके लिए आरक्षण की मांग उठ रही है और जिसको लोकसभा में कई बार पारित किया जा चुका है, परंतु अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को, आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और साथ साथ हमने ये चर्चा की भारत की आबादी में जिस प्रकार से आरक्षण के अंतर्गत मुसलमानों का जो 14.2% आबादी है, परंतु उनके अनुपात में उनको रिजर्वेशन नहीं प्राप्त है, क्योंकि उनको जो सांसदों की संख्या है, लोकसभा की बात करते हैं अपन, तो केवल लगभग उनको 6% सांसद ही प्राप्त हो पाते हैं। ये 6% से कम ही उनके सांसद पहुंच पाते हैं, जबकि उनकी आबादी का प्रतिशत 14.2% है। और कल हम चर्चा करेंगे सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार, इन दोनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।